मेरी विनिंग वीडियो भी देखेंगे तो उसमें ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही एकदम सांस आई है और कहा मैंने कर दिखाया, मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई। ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा जाता है। इस शब्द को, इस सेंटेंस को, एक्चुअली इस फ्रेज को एज शेरी सिंह मिसेस यूनिवर्स कैसे देखती हैं? जी वो भी होता है एंड देन सेमी फिनाले होता है, पहले नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है, आपका इवनिंग गाउन का राउंड होता है, तो ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे आइटनरी प्लान होती है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब कोई महिला किसी मकाम पर पहुंचती है तो उससे बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। सवालों की फहरिस्त में सबसे पहला सवाल होता है कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपका कैसा था और क्या क्या बातें आपको सुननी पड़ी। जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में महिलाओं को जब वो एक स्तर पर पहुंच जाती हैं तो उनको बड़े सारे तरीक़ों से आका जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक महिला की सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या होती है? ये होती है एक महिला की सबसे अच्छी बात कि इतनी सारी बातों को सुनते हुए भी वो बड़ी खूबसूरती से अपना जो ज़मीर है, अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको वहाँ तक पहुँचा भी लेती है और उन सारे सवालों का जवाब भी बहुत ही खूबसूरती से देती है। और ये साबित करती है कि कोई भी महिला जब किसी स्तर पर पहुंच रही है तो उसके पीछे भले कितनी सारी बातें हों, कितने सारे लोगों की फालतू की बकवास हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ खड़ी है और खड़ी है अपने दम पर। आज एक ऐसी ही महिला से हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ इंडिया का नाम एक बार फिर से विश्व पटल पर रोशन करा, बल्कि खुद की एक पहचान को वहाँ तक पहुँचाया और ख़ुद एक प्रेरणा बनी है मेरी, आपकी और न जाने कितनी ऐसी महिलाओं की सपनों की कि जो सपने हैं जो उन्होंने देखे हैं वो पूरे होते हैं। बिना किसी लेट लतीफ़ी के बात करूंगी मैं मिसेस शेरी सिंह से, जो कि बनी है मिसेस यूनिवर्स का उन्होंने टाइटल जीता है और आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा, आप देख रहे हैं TV9 सोशल। बहुत बहुत स्वागत शेरी आपका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू दीक्षा। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सवाल किसी महिला से पूछना कि कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के, शायद ऐसे मकाम पर जब कोई पहुँच जाता है तो उससे बड़ा बेबुनियाद सा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मैं आपसे उस फीलिंग के बारे में नहीं पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे उस पर्टिकुलर फीलिंग के जब आपको ये क्राउन मिलने वाला था या मिला था जी, इससे चंद सेकंड पहले जब आपका नाम अनाउंस होने वाला था, आपके कान में पड़ने वाला था जी, वो जो एक एक्साइटमेंट, एक डर, एक सारी जिंदगी आंखों के सामने से निकल जाने वाला वो जो पल था, वो कैसा था आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था क्योंकि आज तक ये हमारे देश में किसी ने नहीं जीता था। उस टाइम बस ये लग रहा था कि लास्ट नाम अनाउंस होना था डायरेक्टली विनर का, तो वो ऑर्डर था 5th रनर अप से विनर तक का। तो जो विनर का लास्ट स्लॉट बचा था मतलब डर मान लीजिए उसे, एक्साइटमेंट मान लीजिए, क्योंकि ये तो हम सोच ही रहे थे कि मैं जीतूंगी, मैं क्यों सोचूंगी कि मैं नहीं जीतूंगी। बिल्कुल सही। तो वो एक्साइटमेंट मान लीजिए, वो सारी जो इमोशंस एक साथ थे, प्रेशर ऑफ कोर्स के मुझे जीतना ही है, वो एक मिक्स्ड इमोशन था जो कि ऑनेस्टली बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, सांस फूल गई थी, सांस नहीं आ रही थी, सांस आ भी रही थी, नहीं भी आई थी, वो सांस अटकी भी हुई थी, तो वो बड़ा ऐसा मोमेंट रहा था। और उस पल कान में एकदम से नाम पड़ता है कि द मिस यूनिवर्स 2020, मिसेस यूनिवर्स 2025 इज शेरी सिंह। तब सांस आई जी, तब वो एकदम से उस पल में एहसास हुआ कि हाँ, अब कुछ अचीव कर लिया है, आंखों के सामने से एक जिंदगी पूरी की पूरी एक निकल गई। अगर आप मेरी विनिंग वीडियो भी देखेंगे तो उसमें ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही एकदम सांस आई है और कहा मैंने कर दिखाया, मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई इतने सालों की। इससे पहले मिसेस इंडिया का भी आपने टाइटल जीता है, तो मिसेस इंडिया से मिसेस यूनिवर्स, इन दो पेजेंट्स में कितना फर्क है? और एब्सोल्युटली टाइटल में जाहिर सी बात है कि काफ़ी फ़र्क है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ पे अगर हम बात करें, मिसेस इंडिया कितना टफ था और मिसेस यूनिवर्स का टाइटल जीत लेना और उसका जो पूरा जर्नी था वो कितना टफ था आपके लिए?
जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है कि नेशनल्स होते हैं फिर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल्स होते तो हैं। उसी तरीके का आप डिफरेंस मान लीजिए ज़मीन आसमान का। यहाँ तो बहुत ही मतलब आसान नहीं बोलूँगी, अब मैं वहाँ से जीत के आ चुकी हूँ तो मुझे नेशनल्स आसान लग रहे हैं तो वो चीज़ है। बाकी मेहनत ऑफ कोर्स 100 गुना ज़्यादा लगती है इंटरनेशनल की, क्योंकि एक बर्डन होता है पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। नेशनल्स में जो मिसेस इंडिया है उसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इतना प्रेशर नहीं फील होता है। और एक नई लर्निंग, वो अलग तरीके का पूरा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उनकी जो पूरा चार्ट है, आइटनरी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है नेशनल पैजेंट से। तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। आइटिनरी में जैसे आपने बात करी, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि लेमन की भाषा में ना पेजेंट्स लगभग उनके हिसाब से लगभग सब एक जैसे हैं जी। उनको नहीं समझ में आता कि जी। टेक्निकलिटीज कितनी होती हैं, या मिसेस इंडिया या मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स कितना टेक्निकल होता है इन चीज़ों के मामले में। जी, पहले तो मैं ये डिफरेंशिएट बताना चाहती हूँ कि मिस और मिसेस में क्या डिफरेंस रहता है। मिस होता है अनमैरिड वुमेन के लिए और मतलब गर्ल्स के लिए, और जो मिसेस कैटेगरी है हमारी वो मैरिड वुमेन 18+ टू 45 ईयर के एज ग्रुप का होता है, आइदर मैरिड और डिवोर्स। स्पेशली मैं मिसेस यूनिवर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो पहला डिफरेंस तो ये रहता है। और जो आइटनरी है वो हमें दूर से लगता है कि चाहे वो मिस हो या मिसेस के, अच्छा जीत के आ गए हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही दिन की बात होगी, नहीं। ये पूरा पैजेंट का जो वो होता है वो दिनों की आपकी, मैं वही पूछना चाहती थी आपसे, दिनों की बहुत वो होती है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होता है, जैसे इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, फोरम्स होते हैं, आपका रिलैक्सिंग डे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि जी वो भी होता है। एंड देन सेमी फिनाले होता है, पहले नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है, आपका इवनिंग गाउन का राउंड होता है। तो ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे आइटनरी प्लान्ड होती है, तो वो हमें पहले ही मिल जाती है और उसके हिसाब से हम लोग अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। तो जब एक ऐसी लड़की जो बास्केटबॉल खेल रही थी और खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक बास्केटबॉल चैंपियन के रूप में देख रही थी, वहाँ से लेकर के फिर फैशनिस्टा बनना और उसके बाद फिर आज मिसेस यूनिवर्स का टाइटल जीतना, कहीं ना कहीं एक लंबी जर्नी रही है आपकी। जी बिल्कुल। इस जर्नी में अगर हम फेमिनिज्म को देखें या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को देखें, जी, वो लड़की जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रही थी एक बास्केटबॉल चैंपियन के रूप में और आज मिसेस यूनिवर्स का टाइटल लेकर के खड़ी है, कितना फ़र्क आपको नज़र आता है उस दौर से इस दौर के बीच में? देखिए, जो भी मेरा जो पैजेंट्री में आने का जो एक वन ऑफ द रीज़न ये रहा है कि पैजेंट्री हमेशा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जीतने के बाद लोग उत्सुक होते हैं आपको सुनने के, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों में वज़न पड़ जाता है। तो मैं ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बहुत चाह थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास औरतों को बहुत सफ़र करते हुए देखा है, लड़कियों को बहुत सफ़र करते हुए देखा है, मतलब बेसिक सी चीज़ पढ़ाई के लिए सफ़र करते हुए देखा है कि जी बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ है मगर बेटी को पब्लिक में डाला हुआ है कि नहीं जी बेटी है, इसका तो दहेज के लिए पैसे जोड़ने हैं, बेटा तो दहेज शादी करेगा दहेज लेके आएगा। तो ये चीज़ हमने होते हुए देखी है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ हमने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, मगर फिर भी एम्पैथेटिक एक सोशल एनिमल होने के नाते हमें इन सब चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और मैं शुरू से ही इन सब चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव थी। तो मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाह रही थी कि मुझे मिले, मुझे नहीं पता था क्या प्लेटफॉर्म, बट मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी। और ढूंढते ढूंढते कहते हैं राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, मेरे साथ शायद वही हुआ है। मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लड़कियों के लिए और औरतों के लिए, और उस प्लेटफॉर्म की नीड में थी और आई थिंक वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है। तो अब इस प्लेटफॉर्म को मैं एक इस तरीके से यूज़ करना चाहती हूँ कि मैं कहते हैं ना, अगर आप एक इंसान की भी लाइफ चेंज कर दें तो यू वन द वॉर, द बैटल ऑलरेडी, यस राइट। तो अगर मैं शायद एक भी लड़की या एक भी औरत की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर पाऊँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो किस वे में आप इस चीज़ को सोचती हैं कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने कहा कि अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म, एक आवाज़ है और माशाल्लाह बुलंद आवाज़ है,
इस चीज़ को दुनिया के सामने रखना कैसे चाहती हैं आप? कैसे वो एक बैटल जीतना चाहती हैं आप? किस वे में? सबसे पहले तो मैंने बैटल यहाँ पे जीत लिया है कि मैं देश के लिए क्राउन लेके आ गई हूँ। और मैरिड होने के बाद, एक गृहिणी होने के बाद एब्सोल्युटली एक बैटल, दूसरी बैटल ये है कि मदर होने के बाद एक वो, तो एक इंस्पिरेशन ऑलरेडी सेट हो चुकी है कि एज अ वुमेन एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि आपको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत है। और आप जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। कई बार क्या, ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियां अपने आप को ना लास्ट रखती हैं कि अच्छा पहले मैं ये कर लेती हूँ, पहले मैं उनके लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अच्छा ठीक है, पहले मम्मी पापा के लिए कर लेती हूँ, अच्छा चलो भाई के लिए कर लेती हूँ, अच्छा चलो बेटे के लिए कर लेती हूँ, हस्बैंड के लिए कर लेती हूँ, इन लॉज के लिए कर लेती हूँ। बट एक दिन ऐसा मतलब दिल में कुछ आया कि अब मैं अपने लिए कुछ करती हूँ। तो आई होप इस जीत के बाद वो एक इच्छा जो सभी औरतों में, स्पेशली मैरिड औरतों में कहीं दब सी गई है, वो उठ जाए। अगर वो उठती है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत है। मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली आपने जो कहा, मैं उससे रजामंदी है मेरी उसमें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है, उसकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं ड्यू टू वेरियस थिंग्स, बट ब्यूटी पेजेंट्स में एक प्रॉपर कहना चाहिए एक डाइट रिजीम होता है या एक प्रॉपर फिजिक मांगी जाती है उस चीज़ के लिए। उस चीज़ को अचीव करना क्या आपके लिए मुश्किल था? देखिए, मिसेस कैटेगरी की यही बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जैसे मिस कैटेगरी में क्या होता है कि आपकी हाइट एक क्राइटेरिया होता है और आपके जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं वो क्राइटेरिया होता है। मगर मिसेस कैटेगरी में हाइट की कोई बंदिश नहीं है। यू आर ऑफ एनी हाइट, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन नेशनल लेवल पे। और जहाँ तक पैजेंट्री की बात है, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, फिजिकली अपने आप को हेल्दी रखेंगे, आई थिंक दैट्स इनफ। ऐसा कुछ मतलब सिर्फ आउटर ब्यूटी मिसेस कैटेगरी में या मिस में भी आज के टाइम में नहीं रहेगी। आई थिंक आप पर्सनालिटी क्या होल्ड करते हो, क्या आप में वो जज्बा है सोसाइटी में चेंज लाने का, जो भी आपकी एडवोकेसी है उस पर काम करने का, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम में। वो बस मिस में छोटे मोटे रूल्स हैं हाइट वगैरह के बाकी आई थिंक जहाँ तक ब्यूटी की बात है और आउटलुक की बात है, वो बहुत ही अलग हो चुकी है आज के टाइम में। और कितना आपको लगता है कि ये चीज़ कितनी सही है? क्योंकि जैसे आपने कहा मिसेस कैटेगरी में, जाहिर सी बात है कि जब मिसेस कैटेगरी की हम बात करते हैं तो गृहिणियों की बात करते हैं जो एक उनके मतलब उनके शरीर में भी, बनावट में भी चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कोई माँ है, कोई मतलब वाइफ है, उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, उन सब को पूरा करते हुए वहाँ तक पहुँचना। तो आप कितना सही मानती हैं मिसेस यूनिवर्स या मिसेस इंडिया का जो ये पेजेंट प्लेटफॉर्म है, ये जो लोग हैं उनके लिए, लड़कियाँ हैं जो स्पेशली जो वुमेन्स हैं उनके लिए? देखिए, मैं जब मिसेस इंडिया में गई थी तो मैं एक कुकून में से गई थी। एक माँ, एक बहू, एक बीवी, है ना, एक कुकून में से गई थी। तो मैं जब वहाँ पहुँची स्टेज पे तो बड़ा डे 1 थोड़ा सा एंग्जाइटी और थोड़ा सा वो, और मुझे अपने आप पे ही गुस्सा आया कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, मुझे क्यों स्टेज पे चढ़ने से डर लग रहा है, मुझे क्यों इन सब चीज़ों मतलब क्यों ये सब चीज़ें मेरी, मतलब जो मेरी शक्ति, मतलब एक मदरहुड एक औरत की वो होनी चाहिए, पावर, राइट? एब्सोल्युटली, है ना, मदरहुड पावर होनी चाहिए, ना कि कोई चीज़ मुझे बांधे, हाँ बांधे, राइट? तो मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा है कि मैं एक माँ हूँ, मुझे तो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे तो यहाँ पे एकदम ऐसे शेरनी की तरह आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तो एक जीवन मतलब एक बच्चा मैंने मतलब या प्रोड्यूस्ड अ किड एंड इट्स लाइक अनदर लाइफ फॉर मी आल्सो, राइट? सो मतलब मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आया, बट उसके अगले दिन मैं वाकई में शेरनी बन गई। मुझे डे 1 पे तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि नहीं, क्या है, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट डिड आई डू, कि मैं कुकून में रही इतना टाइम, क्यों रही, क्यों मैंने अपने आप पे मेहनत नहीं करी। और उसके बाद ऑफ कोर्स जब मैंने ये रियलाइजेशन था मेरा, और देयर वाज नो लुकिंग बैक,
और जहाँ तक कि फिज़िकल एट्रीब्यूट्स की आप बात कर रहे हैं और बाकी जो भी बॉडीली चेंजेस होती हैं डेफिनेटली आती हैं. आई हैड अ सी सेक्शन एंड मतलब मुझे हील पहनने में प्रॉब्लम होती है. बट हाँ, बट स्टिल लिगामेंट टेयर है स्पोर्ट्स से. बट स्टिल मैंने ये सब रीज़न नहीं बनने दिए अपने लिए. ये तो औरतों की खूबसूरती, वो स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो एक उसने काफी मदद करी आपको. जी नहीं, मदरहुड भी ऑब्वियसली मदरहुड उसकी वजह से तो सब कुछ है. हाँ जी, उससे बहुत मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को क्राउन मुझ पे देखने का ज़्यादा वो था. 7. हाँ, बहुत छोटा ही है. बहुत जी, छोटा है. जी. फैमिली का कैसा रिएक्शन था? Especially your husband. Of course, he's very proud. He's extremely proud. Absolutely, he should be. Yes, he's very proud. तो मेरा बेटा actually of course we are living in a male dominant society and मैं चाहती थी कि मेरा जो बेटा है वो अपने आप को मुझसे इस तरीके से रेजोनेट. यूजुअली क्या होता है कि हम अपने फादर का सरनेम लगा रहे हैं, है ना, फिर हस्बैंड का सरनेम लगा रहे हैं, तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सम वे और द अदर विद द मेन. तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते बट एक चाहत थी कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, बेटी नहीं, मतलब बेटियां तो करती हैं माँ से रेजोनेट, राइट, बट मेरा बेटा मुझे मतलब लोगों को जाके प्राउडली बोल सके कि हाँ मेरी मदर मिसेस यूनिवर्स है एंड ही फील्स प्राउड अबाउट दिस रादर देन यूजुअली क्या लड़के प्राउड फील करते हैं अपने फादर को लेके, माई फादर इज़ दिस, माई फादर इज़ दैट. सो आई वांटेड कि वो जाके प्राउड फील करे मेरे लिए कि हाँ मेरी मदर ने ये चीज़ अचीव करी एज एन इंडिविजुअल, नथिंग टू डू विद द बैकग्राउंड शी कम्स फ्रॉम और एनीथिंग एल्स. That's a beautiful thought, I guess. Thank you. ये मुझे लगता है कि जितनी भी विमेन्स हैं जो आपसे रेजोनेट करती हैं या जो आपको एज एन आइडियल देखती हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में भी ये रहता होगा कि अपनी पर्सनालिटी जो हमने खो दी जी, वो हासिल करने का ये एक बहुत अच्छा मंच है. बिल्कुल. ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा जाता है जी. इस शब्द को, इस सेंटेंस को, जी. एक्चुअली इस फ्रेज को जी. एज शेरी सिंह मिसेस यूनिवर्स जी. कैसे देखती है? इज इट अ गुड थिंग टू से जी. टू अ वुमन एट दैट पॉइंट ऑफ Right. टाइम, या फिर इसमें कुछ लगता है आपको कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ब्यूटी विद ब्रेन्स, क्या मतलब है इस चीज का? देखिए ये जो स्टेटमेंट है बहुत पुरानी स्टेटमेंट है और मेरे इसीलिए मैंने ये पूछा हाँ ये आपसे. बहुत ही Yeah. पुरानी स्टेटमेंट हो चुकी है. बट आई बिलीव दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. करेक्ट. और हो सकता है आपके लिए कोई और सुंदर हो, मेरे लिए कोई और सुंदर है, तो ब्यूटी का कोई ऐसा नापदंड पूरी दुनिया में नहीं है. बिल्कुल. ये दिस इज सो, इसमें जब ये बोला जाता है मेरे ख्याल से ये यही सोच करके हाँ तो यही. बट आई थिंक जो आजकल जो भी थॉट प्रोसेस अब न्यू जनरेशन का हो रहा है बियॉन्ड दिस हो रहा है. और जब तक ब्रेन्स की बात रही, ब्रेन्स इसलिए अटैच करा जाता है आई थिंक जस्ट बिकॉज के आई थिंक ब्यूटी और ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक विमेन दे वर ऑलवेज मतलब ब्यूटी के उससे ही देखा जाता है. तो ब्रेन ऐड करना ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि आई थिंक टू क्रिएट दैट कॉन्ट्रडिक्टरी इन एवरीबॉडीज माइंड. इसलिए मतलब खूबसूरत तो है ही, वो तो सभी हैं, बट शी हैज ब्रेन्स आल्सो. एवरी वुमन हैज ब्रेन. दे नीड टू वही मतलब पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि सबका अलग अलग अरीना होता है. आप किस चीज में ब्रेन्स बोल रहे हो वो तो बताओ. ब्रेन्स का क्या, इवन जैसे ब्यूटी का क्या डेफिनेशन है वैसे ही ब्रेन्स का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं. आई थिंक एवरी वुमन इज अ स्मार्ट वुमन इन डिफरेंट वे. कहते हैं कि जो घर चला रही है वो स्मार्ट नहीं है, ब्रेन नहीं है. ये किसने बोला है? आपका घर कैसे चल रहा है? इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे, क्योंकि अमूमन ना लोग इस चीज को बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं. कई जो ऑन अ कॉन्ट्रडिक्टरी लेवल कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इस चीज को बहुत ही नेगेटिव फेमिनिज्म के तौर पर भी देखते हैं कि नहीं, अरे हमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है. मैं बीच की बात कर रही हूँ कि हम मेंस को उस श्रेणी में नहीं रखते. इफ दे आर हैंडसम वी डोंट कैटेगराइज देम कि नहीं ये ब्रेन्स भी हैं इनके पास. ऑब्वियसली दे हैव ब्रेन्स, एवरीवन दे हैव देयर इंडिविजुअलिटी. सो मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक भी हैं जो हमें देख रहे हैं
जो विमेन्स आगे चल के आपसे इंस्पायर होंगी या अभी से इंस्पायर हो रही हैं या यंग गर्ल्स इंस्पायर हो रही हैं, उनको अगर कभी कोई ये दादी नानी या कोई चाची आकर के ये बोलती हैं या कोई भी स्टैंडर्डली ये बोलता है कि हाँ हाँ खूबसूरती तो है, मतलब दिमाग भी है, बताओ ये तो कितनी अच्छी बात है वो उनके दिमाग में क्या चीज़ आती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। आपने इस पेजेंट जर्नी के दौरान या वैसे भी कई तरह के लोगों से आप मिली हैं, इंडिया से बाहर आप गई, फिलीपींस में ये कॉन्टेस्ट हुआ था आपको बता दूं मैं, और वहाँ पर आपने कई तरह के लोगों से बातचीत करी होगी जी। आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म को अगर देखा जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक डेफिनेशन, कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे आप किसी से अगर किसी पुरुष से पूछिए कि आर यू अ फेमिनिस्ट एंड दे से नो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, सो हाउ डू यू ट्रीट दैट वर्ड, कैसे देखते हैं आप इस शब्द को, इस शब्द का मतलब आपके लिए क्या है? सी आई फील मेरा एज एन इंडिविजुअल मेरी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सोसाइटी है इट नीड्स बैलेंस। मेन का अपना रोल है, वुमेन का अपना रोल है, एंड अगर हम कंबाइन हाथ पकड़ के चलें तो आई थिंक आवर सोसाइटी, आवर वर्ल्ड विल फ्लरिश, ना कि हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहें एक मतलब मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं ये कर दिखाऊंगी, नहीं तुम ऐसे कैसे कर दिखाओगी, नहीं। मुझे लगता है कि हमें सबको दोनों मेन एंड वुमेन दे शुड होल्ड हैंड्स एंड देन गो फॉरवर्ड एज ए टीम। We need to do that. So मेरे लिए ये बैलेंसिंग ये चीज I think I would want to see this more. Quoting Priyanka Chopra on that, like it is a basic equality thing. Yes, of course. Yeah. And we are different genders. How we cannot compete with each other. I mean, there's no competition. There's no competition. But yes. The problem is ना लोग इस शब्द को aggressive. अग्रेसिव वे में इवेंचुअली ये जो मुझे ऐसा लगता है बीते दिनों में, बीते सालों में कि फेमिनिज्म शब्द काफी नेगेटिवली हाईलाइट हुआ है। करेक्ट वही ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा वैसा, रादर देन इसका जो ट्रू एसेंस है वो लूज हो गया ओवर द टाइम। बट आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि आप हम सब एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, और हम अगर हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी सीख देंगे, आगे वाली जनरेशन्स को भी बहुत अच्छी सीख देंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच नीडेड। एब्सोल्युटली। अगर कहा जाए कि कोई एक ऐसी लड़की है जिसकी जल्दी शादी हो गई है और अब वो सेइंग यू या बाकी लोग उनको देख करके वो आगे बढ़ना चाहती है, किस तरह की उसको जर्नी रखनी चाहिए और कैसे उसको जो है वो चीज़ में अपने आप को ढालना चाहिए शुरू से ही, कहीं ना कहीं कैसे अपने आप को लाइक कहते हैं ना कि अपने आप को तैयार कैसे करना चाहिए इस पेजेंट के लिए, अगर वो करना चाहती है इस पेजेंट के लिए? देखिए, अ लॉट ऑफ रीडिंग is required. Reading as in? Reading in the sense what is happening, general knowledge. Okay, general knowledge. Awareness, self-awareness, society awareness, that is very much important because Q&A तो होता है, presentation होती है, माइक के सामने जाना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे बहुत सारी discussions होती हैं, वो उसका part आपको बनना पड़ता है। तो that general awareness is very much needed. चाहे वो, और मुझे लगता है कि आप सोशल अवेयरनेस आप पढ़ के ले लोगे, पर अपनी खुद की इनसाइट अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ आर यू फीलिंग एंड हाउ आर यू नॉट फीलिंग, व्हाट शुड यू बी फीलिंग, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से, और क्या आप ये करना चाहते हैं, how much passionate you are for this, that you need to ask yourself. सिर्फ किसी को बताने जताने के लिए नहीं, सिर्फ और क्यों करना चाहते हैं, क्या इससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, ये सारे क्वेश्चंस पहले अपने आप से करने चाहिए। अगर आपको राइट आंसर्स मिलते हैं, सेटिस्फाइंग आंसर्स मिलते हैं, आई थिंक देन यू शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप। ओके, चलिए शेरी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत से जो हमें देख रहे हैं दर्शक, या जो हमें स्पेशली जो विमेन्स हमें देख रही हैं या जो आगे आपको एज एन आइडियल देखती हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। स्पेशली एक तरह से कहना चाहिए एक अलग पावर उनको मिली होगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ये एक कहना चाहिए कि एक मोटो था कि आपको हम ये चीज़ एक ऐसी शख्सियत से सुनवा पाएँ, ये कहीं ना कहीं सफल हुआ होगा। शेरी, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमसे आने के लिए यहाँ स्टूडियो में और हमसे बात करने के लिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। दिस इज़ दीक्षा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।